और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में मैंने यह बात समझाई थी कि n इज इक्वल टू 1, दिस इज n equal to 1 with E1 of minus 13.6 eV, n equal to 2 with E2 of minus 3.4 eV, this is n equal to 3 with E3 of minus 1.51 eV, this is n equal to 4 with E4 of minus 0.83 eV, and this is n equal to 5 with E5 of 0.52 eV nearly, n equal to 6, 7 and infinity, and E infinity is 0. So n equal to 6 and this n equal to infinity. मैंने इस तरह से एनर्जी लेवल्स बनाए थे और फिर मैंने यह कहा था कि जब हाइड्रोजन गैस पर फिलामेंट के द्वारा अलग अलग तरह के फोटॉन्स टकराएंगे तो फिलामेंट से एमिट होने वाले सारे फोटॉन हाइड्रोजन गैस के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएंगे। उस फोटॉन की कुछ भी एनर्जी हो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, या कुछ भी एनर्जी के फोटॉन हो, सारे फोटॉन हाइड्रोजन गैस के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएंगे। हाइड्रोजन गैस या तो अपनी यदि 10.2 eV एनर्जी हुई तो इलेक्ट्रॉन 1 से 2 में चला जाएगा, और इससे कम एनर्जी हुई तब भी वह फोटोन एब्जॉर्ब जरूर हो जाएगा, और वो फोटोन एब्जॉर्ब होके वाइब्रेशनल एनर्जी या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देगा। इससे ज्यादा एनर्जी हुई तो एक्साइटेशन भी हो सकता है और ये सारी एनर्जी भी बढ़ सकती है। 1 से 3 में भी जा सकता है, 1 से 4 में भी जा सकता है, और 1 से 5 में भी जा सकता है, 1 से 6 में भी जा सकता है, और 1 से 7 में भी जा सकता है, और 1 से इंफिनिटी तक जा सकता है। दिस इज एक्साइटेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हाइड्रोजन गैस सैंपल में एक्साइटेशन फिनोमेना होता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात जो हमने कंक्लूड करी थी वो यह कि फिलामेंट से रेडिएट होने वाला कोई सा भी फोटोन सीधा बाहर कभी नहीं निकल सकता, क्योंकि यदि फिलामेंट से रेडिएट होने वाला कोई सा भी फोटोन सीधा बाहर निकला तो स्पेक्ट्रम में फिर तरह तरह की वेवलेंथ दिखने लगी। स्पेक्ट्रम में तो कुछ गिनी चुनी वेवलेंथ ही दिख रही है। इसका मतलब है कि वो सारे फोटोन हाइड्रोजन गैस के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाते। हाइड्रोजन गैस के द्वारा होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिट में मिलेंगे। कुछ एटम ऐसे जिसमें ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कुछ एटम ऐसे भी होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में होंगे, कुछ एटम ऐसे भी होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में होंगे, कुछ एटम ऐसे भी जिसमें फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, इस तरह से अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब दिस इज टर्म्ड एज एक्साइटेड हाइड्रोजन गैस सैंपल। जिसे हम एक्साइटेड हाइड्रोजन गैस सैंपल कहें। अब हम कहते हैं
हाइड्रोजन एटम में, एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम में कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पर कुछ नैनो सेकेंड्स के लिए ही रह सकता है। विद इन फ्यू नैनो सेकेंड्स उस इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल से लौट के लोअर एनर्जी लेवल पर आते हुए वापस ग्राउंड स्टेट में आना ही होता है। खासकर हाइड्रोजन की बात करें तो हायर एनर्जी लेवल पर कोई सा भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा समय नहीं रह सकता, उसको दोबारा नीचे आना ही होगा। अब इस इलेक्ट्रॉन के दोबारा नीचे आने वाले फिनोमेना को हम डी एक्साइटेशन फिनोमेना कहते हैं। नाउ दिस डी एक्साइटेशन फिनोमेना इज टोटली अ रैंडम फिनोमेना। इट्स रैंडम इन टू मैनर, दो तरीके से यह रैंडम। एक तो डी एक्साइट होके वो कैसे लौटेगा ये कभी नहीं पता। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट में, एक्साइटेड गैस सैंपल में इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और वो फिफ्थ ऑर्बिट है। अब इस फिफ्थ ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को लौट के दोबारा ग्राउंड स्टेट में आना है, फर्स्ट ऑर्बिट में आना है, मगर कैसे आएगा ये नहीं पता। हो सकता है वो फिफ्थ से सीधा फर्स्ट पर आ जाए, हो सकता है वो सीधा फर्स्ट पर नहीं आए बल्कि फिफ्थ से पहले सेकंड पर आए, फिर सेकंड से वन पर आए। ऐसा भी हो सकता है कि फिफ्थ से वो थर्ड पर आए, फिर थर्ड के बाद दो पॉसिबिलिटी है, थर्ड से वन पर भी आ सकता है, थर्ड से टू पर भी आ सकता है, थर्ड से टू पर आया तो वन पर भी आ सकता है। हो सकता है कि वो फिफ्थ से पहले फोर्थ पर आए, फिर फोर्थ पर उसके पास तीन पॉसिबिलिटी है, या तो सीधा वन पर आए या टू पर आए और या थ्री पर आए। यदि वो थ्री पर आता है दो पॉसिबिलिटी है, या तो वन पर आए या टू पर आए। यदि टू पर आता है तो उसके पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो वन पर ही आए। बट विल से कि फिफ्थ ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन कैसे नीचे उतरेगा, कितनी स्टेप्स में नीचे उतरेगा, ये कभी नहीं पता। वो एक स्टेप में भी उतर सकता है और वो मैक्सिमम 4 स्टेप में भी उतर सकता है। उसके उतरने के लिए मिनिमम एक स्टेप होगी और मैक्सिमम 4 स्टेप होगी, और वो कितनी स्टेप लेगा ये किसी को भी नहीं पता। और दूसरी बात एक और तरीके से रैंडम है, हमें यह नहीं पता कि वो कब उतरेगा। ये बात बोल दी विद इन फ्यू नैनो सेकेंड्स वो नीचे उतरेगा, मगर फ्यू नैनो सेकेंड्स में भी कब उतरेगा, इमीडिएटली उतरेगा या 1 नैनो सेकेंड के बाद उतरेगा, या हाफ नैनो सेकेंड पे उतरेगा, या 2 नैनो सेकेंड के बाद उतरेगा, ये नहीं पता। इट्स रैंडम इन टू मैनर। कैसे उतरेगा ये भी नहीं पता और कब उतरेगा ये भी नहीं पता, बस ये जरूर पता है कि उतरेगा जरूर, नीचे उसका डी एक्साइटेशन जरूर होगा। This is a fixed thing that would occur, but when it would occur or how it would occur, that is never known. This is de-excitation phenomena. अब इस de-excitation phenomena को अब हम स्टडी सिस्टमैटिकली करते हैं। हम कहते हैं यदि कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में हो और यदि वो सीधा फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में हो वो सीधा फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, इंफिनिटी से 1 में आ जाए, 7 से 1 में आ जाए, या 6 से 1 में आ जाए, या 5 से 1 में आ जाए, या 4 से 1 में आ जाए, 3 से 1 में आ जाए, या 2 से 1 में आ जाए, यदि फाइनल एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट ऑर्बिट में होता है, ऐसी स्थिति में जो फोटोन एमिट होंगे, ऑल दोस फोटोन आर टर्म्ड टू बी इन लाइमन सीरीज। इन फोटोन को हम लाइमन सीरीज का फोटोन कहते हैं। हम इसी समय लाइमन सीरीज के फोटोन और इनकी वेवलेंथ को हम डिटरमाइन करते हैं, एंड विल कंक्लूड दैट दिस कंप्लीट लाइमन सीरीज बिलोंग्स टू अल्ट्रावायलेट रीजन। ये पूरी की पूरी जो लाइमन सीरीज है ये अल्ट्रावायलेट रीजन में बिलोंग करती है। चलिए इसी समय हम कैलकुलेशन करते हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं
इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के दौरान वेव नंबर विच इज इक्वल टू न्यू बार कैन बी एक्सप्रेस्ड एज Rydberg constant into 1 by n1 square minus 1 by n2 square into z square. This is the expression that we had already obtained. Let's assume इधर मैं Rydberg constant की वैल्यू, मैं वो कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू लिखने के बजाय थोड़ी आसान सी वैल्यू लिख देता हूं. Let's take it as 10 to the power 7 पर मीटर. Rydberg कांस्टेंट की वैल्यू 10 to the power 7 पर मीटर लिख देते हैं, या फिर हम लिख दें this Rydberg constant is 1 by, this is 1 upon 10 to the power minus 7 मीटर, और दिस Rydberg कांस्टेंट को मैं 1000 और 1000 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं 10 to the power minus 3. पर आर्मस्ट्रॉन्ग. Rydberg कांस्टेंट आप 10 to the power 7 पर मीटर ले लो, या फिर नीचे करूं तो 10 to the power minus 7 मीटर, ऊपर भी 10 to the power minus 3 से मल्टीप्लाई करा, नीचे भी 10 to the power minus 3 से मल्टीप्लाई करा, तो 10 to the power minus 10 मीटर हो गया. 10 to the power minus 10 हो गया आर्मस्ट्रॉन्ग, तो 10 to the power minus 3 आर्मस्ट्रॉन्ग लिख दो. Rydberg कांस्टेंट की यह वैल्यू ले लो. assume it. अब can you tell me what is minimum wavelength in Lyman series? अब कैलकुलेशन करते हैं Lyman सीरीज के लिए. In Lyman series, what is the minimum value of the wavelength, and also tell me the maximum value of wavelength. इस एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करेंगे. सबसे पहले लाइमन सीरीज के लिए मिनिमम वेवलेंथ जब हमें निकालना है, इसका मतलब एनर्जी मैक्सिमम होगी. इट इंप्लाइज दैट एनर्जी मस्ट बी मैक्सिमम, और एनर्जी मैक्सिमम के लिए आपको जो ट्रांजिशन लेना चाहिए वह इंफिनिटी से 1. एक इलेक्ट्रॉन जब इंफिनिटी से 1 पर आएगा तो मैक्सिमम एनर्जी होगी, और मैक्सिमम एनर्जी होने पर मिनिमम वेवलेंथ होगी. n1 की जगह 1 रख दो, n2 की जगह इंफिनिटी रख दो, z की जगह 1 रख दो, Rydberg कांस्टेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, इसी समय कैलकुलेट करके बताओ. मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए यहां मिनिमम वेवलेंथ के लिए कैलकुलेशन है. मैक्सिमम वेवलेंथ जब होगी तब फोटोन की एनर्जी मिनिमम होगी, और लाइमन सीरीज में फाइनल ट्रांजिशन हमेशा 1 पर हो रहा है. मिनिमम एनर्जी कब होगी? जब एक इलेक्ट्रॉन 2 से 1 पर आएगा. तो जब ट्रांजिशन 2 से 1 पर हो रहा होगा तब वहां पर मिनिमम एनर्जी बन जाएगी. वह मिनिमम एनर्जी कैलकुलेट करके, मिनिमम एनर्जी मत कैलकुलेट करो, आप तो सीधा लैम्डा मैक्स कैलकुलेट कर दो 2 से 1 के लिए. Rydberg कांस्टेंट की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. n1 की जगह 1 और n2 की जगह 2. प्लस माइनस साइन का इसलिए मत चिंता करो क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन सिंपली सजेस्ट
कि फोटोन एब्जॉर्ब है या रेडिएटेड। इसके बाद इमीडिएटली कैलकुलेशन यह भी करना कि जब एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन 3 से 1 में होता है तब रेडिएटेड वेवलेंथ कितनी है। मैं करके दिखाता हूं। 1 बाय लैम्डा में रिडबर्ग कांस्टेंट की जगह पर रख देता हूं 10 टू द पावर -3 पर आर्मस्ट्रॉन्ग, और इधर मैं लिख देता हूं 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय इनफिनिटी स्क्वायर इनटू 1 स्क्वायर, और मिनिमम वेवलेंथ की वैल्यू दिखने लगेगी 1000 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये वही वैल्यू है जो नील बोर ने ऑब्जर्व करी। इनफिनिटी से एक इलेक्ट्रॉन जब 1 में आता है तब रफली 1000 आर्मस्ट्रॉन्ग का वेवलेंथ का फोटोन दिखेगा। 2 से 1 के लिए somebody had calculated it, तो किसी ने कैलकुलेशन करा है। मैक्सिमम वेवलेंथ रिडबर्ग कांस्टेंट की जगह 10 टू पावर -3 पर आर्मस्ट्रॉन्ग इनटू 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर इनटू 1 स्क्वायर। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, विल गेट इट इक्वल टू 1333 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये वही वैल्यू है जो नील बोर ने ऑब्जर्व करी थी। और 3 से 1 के लिए यदि हम कैलकुलेट करें तो 1 बाय लैम्डा इज 10 टू द पावर -3 पर आर्मस्ट्रॉन्ग इंटू 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर। We'll find it equal to 1125 आर्मस्ट्रॉन्ग। इस ट्रांजिशन के दौरान जो फोटोन रेडिएट होगा वह 1000 आर्मस्ट्रॉन्ग वाला है, जबकि इस ट्रांजिशन के दौरान जो फोटोन रेडिएट हो रहा है वह 1333 आर्मस्ट्रॉन्ग वाला है 2 से 1, और 3 से 1 में जो रेडिएट हो रहा है वह 1125 आर्मस्ट्रॉन्ग वाला।